जय हिंद। यदि आप यूपी टेट 2026 की तैयारी कर रहे हैं और पेपर 2 में आपने एसएसटी लिया है यानी सामाजिक विज्ञान सामाजिक अध्ययन लिया है, तो साथियों ये वीडियो आपके लिए है। इसमें हम लोग का क्लास नंबर 20 है। इससे पहले हम लोग 19 क्लास को कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने 222 प्रश्नों को डिटेल में विस्तृत फैक्ट के साथ हमने किया है। आज हमारा एक क्लास नंबर 20 है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 223 से हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो नमस्कार, मेरा नाम विवेक पांडे है और आप देख रहे हैं टुडे एग्जाम स्टडी का यूट्यूब प्लेटफॉर्म। साथियों, वीडियो शुरू करें उससे पहले यदि चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर भी करिए। आइए क्लास शुरू करते हैं। देखिए साथियों, इस वीडियो का यानी क्लास नंबर 20 का एक पहला प्रश्न है और इस सीरीज का क्वेश्चन नंबर 223 है। अभी तक हम लोग 222 कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो चैनल को विजिट करिए और उस पर जाइए, और हमने एक प्लेलिस्ट बना दिया है यूपी टेट एसएसटी पेपर 2, और आप आसानी से वहां से पूरे यानी क्लास नंबर 1 से लेकर के क्लास नंबर 20 तक आप देख सकते हैं। आइए साथियों, पहला प्रश्न आपके सामने है यानी क्वेश्चन नंबर 223। ये कह रहा है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, कूट की सहायता से सही विकल्प आपको चुनना है। पहला कथन कह रहा है मेरे भाई कि नर्मदा और ताप्ती नदियां पश्चिम की ओर बहती हैं और डेल्टा नहीं बनाती। पहला कथन है। दूसरा कथन है कि ये जो नदियां हैं यानी नर्मदा और ताप्ती भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। अब आइए विकल्प की तरफ हम चलते हैं। विकल्प है आपके सामने, 4 विकल्प है, ठीक है ना। विकल्प एक कह रहा है कि कथन एक सही है लेकिन दूसरा गलत है। अच्छा, विकल्प बी कह रहा है मेरे भाई कि कथन 2 सही है लेकिन कथन एक गलत है। विकल्प सी कह रहा है कि दोनों कथन सही है और कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या करता है। और विकल्प डी कह रहा है मेरे भाई कि दोनों कथन सही है लेकिन इनका आपस में कोई भी संबंध नहीं है, कोई तालमेल नहीं है एक दूसरे से। अब आप बताइए कि सही कथन क्या है। आपने दोनों कथन को पढ़ा तो मेरे भाई ध्यान से समझिए, इसका सही विकल्प ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, यानी कथन 2 दोनों कथन सही है। पहली बात तो दोनों बात बिल्कुल ठीक है, और दूसरा कथन पहले कथन का सही व्याख्या भी कर रहा है। कैसे कर रहा है, आइए हम इसको डिटेल से समझते हैं मेरे भाई। देखिए, प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश जो नदियां हैं वो पूर्व की ओर बहती है, ठीक है ना, लेकिन नर्मदा और ताप्ती दो ऊंचे पर्वतों के बीच की दरार में बहती हैं और तीव्र ढाल और चट्टानी रास्तों के कारण ये अपने साथ गाद नहीं ला पाती, ठीक है ना। इसलिए समुद्र में गिरने से पहले ये एस्चुअरी यानी ज्वारनद मुख बनाती हैं, ठीक है ना, ज्वारनद मुख बनाती हैं, न कि डेल्टा। बात समझ में आ रहा है। ये जो नदियां हैं ना, ये समुद्र में गिरने से पहले एस्चुअरी बनाती है, यानी जिसे ज्वारनद मुख कहते हैं। यही कारण है कि ये दोनों नदियां ना ज्वारनद मुख बनाती है, न कि डेल्टा बनाती है। अब दोनों बात को बहुत विस्तार से समझिए साथियों, कि जो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है वो अमरकंटक है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है, तो अमरकंटक से। अमरकंटक साथियों मध्य प्रदेश में है, ठीक है ना। वहां से नर्मदा नदी का उद्गम स्थल होता है। अच्छा, ताप्ती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्लाई पहाड़ियों से होता है, ठीक है ना, सॉरी मुल्ताई पहाड़ियों से होता है। ध्यान रखिएगा, ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है, मध्य प्रदेश के बैतूल जिले की मुल्ताई पहाड़ी से है, ठीक है। और वहीं नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक जो कि मध्य प्रदेश में है वहां से है। अच्छा, बैतूल भी मध्य प्रदेश में है जहां से ताप्ती नदी का उद्गम स्थल है, और किस जिले में है, तो बैतूल जिले में, और किस पहाड़ी से, तो मुल्ताई पहाड़ी से इसका उद्गम स्थल होता है ताप्ती नदी का। ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला प्रश्न बहुत बेहतरीन है आपके सामने, और देखिए प्रश्न बताएंगे आप लोग कि मुगल चित्रकला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब आइए कथन हम देखते हैं। 4 कथन आपके सामने है, ठीक है ना। और कथन कह रहा है मेरे भाई कि मुगल चित्रकला की नींव हुमायूं के शासनकाल में पड़ी। पहला कथन। दूसरा कथन, जहांगीर के काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है, ठीक है ना।
अब तीसरा कथन क्या है कि दसवंत और वसावन अकबर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार थे। अब आइए इस विकल्प कथन के हिसाब से ऑप्शन को देखिए। ऑप्शन एक कह रहा है कि केवल 1 और 2 सही है। विकल्प बी कह रहा है कि केवल 2 और 3 सही है। वहीं विकल्प सी कह रहा है साथियों कि केवल 1 और 3 सही है। वहीं विकल्प डी कह रहा है कि 1, 2, 3 ये सभी कथन सही है। तो मेरे भाई बहुत ध्यान से समझिए कि इस कथन का जो सही विकल्प होगा, इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा मेरे भाई, वो विकल्प डी हो जाता है आपका। यानी पहला, दूसरा और तीसरा ये सभी कथन सही है। यानी ये बात बिल्कुल ठीक है कि मुगल चित्रकला की नींव हुमायूं के शासनकाल में पड़ी थी। और साथियों ये भी बात बिल्कुल ठीक है कि जहांगीर के काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। और ये भी बात बिल्कुल ठीक है कि दसवंत और वसावन अकबर के दरबार के बहुत प्रसिद्ध चित्रकार थे। साथियों ये सभी कथन आपको ध्यान रखना है। हुमायूं ईरान से अपने साथ मीर सैयद अली और अब्दुल समद जैसे चित्रकारों को लाया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। हुमायूं ईरान से अपने साथ मीर सैयद अली और अब्दुल समद जैसे चित्रकारों को लाया था। अकबर ने चित्रकला के लिए एक अलग विभाग बनाया। जहांगीर स्वयं चित्रकला का पारखी था, यानी उसे बहुत बारीक नज़र थी चित्रकला में, और उसके समय में चित्रकला अपनी चरम सीमा पर पहुंची थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ और भी महत्वपूर्ण फैक्ट है साथियों, उसको भी ध्यान रखिए। उस्ताद मंसूर, ध्यान रखेंगे, उस्ताद मंसूर जहांगीर के काल का प्रसिद्ध पक्षी चित्रकार था। वहीं सांझा के काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखिएगा। सांझा के काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है साथियों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और बहुत बेहतरीन प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है साथियों। प्रश्न ये कह रहा है कि सूची 1 है जो कि घास के मैदान के बारे में है, वहीं सूची 2 है जो उसके स्थान के बारे में है। अब कौन से घास के मैदान कहाँ हैं ये आपको बताना है। एक तरफ सूची 1 है जो कि घास के मैदान है, दूसरे तरफ उसके स्थान है, यानी डाउन्स घास के मैदान कहाँ है, स्टेपी घास के मैदान कहाँ है, प्रेयरी घास के मैदान कहाँ है और वेल्ड कहाँ है। एक तरफ है उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरेशिया यानी रूस और दक्षिण अफ्रीका। तो साथियों अब आप मिलान करके बताइए कि कौन से कथन सही हैं। आप वीडियो रोकिए और पढ़ लीजिए और फिर आइए हम विकल्प की तरफ चलते हैं। आई होप कि आपने पढ़ लिया है, अब हम विकल्प की तरफ चलते हैं। आइए 4 विकल्प आपके सामने हैं साथियों, देख लीजिए और सही विकल्प को टिक कर दीजिए। और प्रश्न संख्या कितना है, प्रश्न संख्या है 225। अब आप कमेंट में लिखिए कि 225 और फिर उसके सामने लिखिए ऑप्शन ए सही हो तो ए लिखिए, बी सही हो तो बी लिखिए, सी सही हो तो सी और डी सही हो तो डी लिखिए। आपको इतना कमेंट करना है, अभी के अभी करिए। पहले टाइप करिए, आप कमेंट को टाइप करिए और लिखिए। आप नहीं करेंगे, देखिए आप सिर्फ वीडियो को सुनते जाएंगे तो इससे क्या होगा, सुनेंगे दिमाग से निकल जाएगा। आप एक्टिव रहिए, उससे क्या होता है जब आप कमेंट में कुछ लिखते हैं, कुछ कहते हैं तो आप सक्रिय हो जाते हैं, आपका माइंड पूरे तरह से एक्टिव हो जाता है। बात समझ में आ रहा है साथियों। आइए हम इस सही मिलान, हम इसको देखते हैं कि सही मिलान क्या होगा। तो मेरे भाई डाउन्स जो घास के मैदान है वो ध्यान रखिएगा ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ है साथियों, ऑस्ट्रेलिया में है। बात सही है, ध्यान रखेंगे आप लोग। अच्छा, जो स्टेपी घास के मैदान है साथियों वह रूस में है, यानी यूरेशिया में है। कुछ एशिया में और कुछ रूस में, ठीक है ना। अच्छा, वहीं अगर हम बात करें साथियों प्रेयरी घास के मैदान, तो साथियों ध्यान रखिएगा वो है आपके उत्तरी अमेरिका में। कहाँ है साथियों, उत्तरी अमेरिका। वहीं अगर हम बात करें वेल्ट घास के मैदान, तो साथियों वह दक्षिणी अफ्रीका में है, ये आपको ध्यान रखना है। इस तरह से हमारा विकल्प ए बिल्कुल ठीक हो जाता है। ए का बी से, 2 का सी से, 3 का ए से और 4 का डी से। साथियों ये रहे सही विकल्प। यदि आपने सही बताया है तो इसके लिए बहुत बधाई के पात्र हैं आप, और नहीं आप बता पाए हैं तो आपको रिवीजन करना है, देखना है, मोटिवेशन डाउन नहीं करना है, पढ़ते रहना है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते, आइए इससे डिटेल में कुछ समझते हैं क्या इसके। तो देखिए ध्यान से समझिए साथी, ये सभी जो भी घास के मैदान की हमने चर्चा की, ये सभी शीतोष्ण घास के मैदान हैं जो अनाज उत्पादन विशेषकर गेहूं के लिए प्रसिद्ध हैं, ठीक है ना। जो भी हम लोगों ने घास के मैदान की चर्चा
जो भी 3-4 घास के मैदानों की हम लोगों ने चर्चा की, ये सभी साथियों शीतोष्ण घास के मैदान है। सवाल पूछा जाएगा प्रेयरी घास के मैदान किस प्रकार के घास के मैदान है, तो इस ध्यान रखिएगा शीतोष्ण घास के मैदान है साथियों। और यह अनाज उत्पादन खास करके गेहूं के लिए प्रसिद्ध है साथियों, ध्यान रखेंगे। ऑस्ट्रेलिया के मैदानों को डाउन्स और मध्य एशिया रूस के मैदानों को स्टेपी कहा जाता है। वहीं साथियों उत्तरी अमेरिका के मैदान प्रेयरी कहलाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। आइए कुछ और भी महत्वपूर्ण घास के मैदान हैं, वो भी फैक्ट हम समझते चले। तो साथियों पंपास जो घास के मैदान है वो अर्जेंटीना में है। अर्जेंटीना कहाँ? दक्षिणी अमेरिका, ठीक है ना। पंपास घास के मैदान पूछे साथियों तो अर्जेंटीना में है, ध्यान रखेंगे, जो कि दक्षिणी अमेरिका में है साथियों। वहीं अगर हम बात करें कैंटरबरी की, तो ध्यान रखिएगा कैंटरबरी न्यूजीलैंड के घास के मैदान है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए साथियों बहुत चीज़ें हम आपके लिए लिख के लाते हैं, क्योंकि बहुत कुछ चीज़ें याद नहीं रह पाती हैं, तो पढ़ाते हुए हम सोचते हैं कि आपके लिए अधिक से अधिक कंटेंट लेके आएँ, ताकि कहीं से भी क्वेश्चन पूछे आप सही कर जाएं। देखिए अगर वीडियो एक बार में ना समझ में आए, दिमाग में ना बैठे चीज़ें, तो आप दोबारा वीडियो देखिए, कुछ की पॉइंट महत्वपूर्ण चीज़ें नोट कर लीजिए। मैं महत्वपूर्ण बातों को ही बताता हूँ, महत्वपूर्ण प्रश्नों को ही बताता हूँ, कोई इधर का उधर का एक्स्ट्रा वक्स्ट्रा ये सब मैं कुछ नहीं आपको बताता हूँ, वही बताता हूँ जो डायरेक्ट आने की संभावना है साथियों, ठीक है ना। मेरा पूरा प्रयास रहता है कि मैं वही आपको पढ़ाऊँ जो पेपर में आ सके। अब भाग्य खराब हो, संयोग ठीक ना हो, ना आए तो अलग बात है, लेकिन मेरा पूरा 100% प्रयास रहता है कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ाया जाए। क्योंकि जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है पिछले 5-7 सालों का, चाहे पढ़ाने का चाहे एग्ज़ाम क्वालिफाई करने का, तो साथियों मुझे रहता है कि हाँ मैं आपको वही पढ़ाऊँ जो महत्वपूर्ण है, कहीं इधर उधर की बात ना करके आपका टाइम ना बर्बाद करूं, क्योंकि खुद मेरे पास भी टाइम नहीं है जिसे बर्बाद कर सकूं मैं आपके साथ, ठीक है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 226, और ये आपके राजनीति शास्त्र से प्रश्न है। प्रश्न ये कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन शामिल नहीं होता है। बताएंगे भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं उनके निर्वाचक मंडल में कौन शामिल नहीं होता है साथियों। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधान परिषद के सदस्य। अब आप बताएंगे कि राष्ट्रपति का जब भी निर्वाचन होता है तो उस निर्वाचक मंडल में इनमें से कौन शामिल नहीं होता है। बहुत सिंपल सा और बहुत बेहतरीन प्रश्न है साथियों। इसका जो सही विकल्प होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी राज्य विधान परिषद के सदस्य। ये डायरेक्ट प्रश्न आपके एनसीईआरटी और एससीईआरटी से उठाए गए हैं। यूपी बोर्ड में जो आपके 6 से 8 तक किताब पढ़ाई जाती है नागरिक शास्त्र, ठीक है ना, उन्हीं से प्रश्न उठाया गया है। आइए इसको समझते हैं साथियों, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति के चुनाव में केवल निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं, विधान परिषद के सदस्य और संसद के मनोनीत सदस्य, ठीक है ना, जो नॉमिनेटेड होते हैं इसमें वोट नहीं दे सकते। बात समझ में आ रहा है? फिर से समझिए, इसको बहुत ध्यान से समझिए कि राष्ट्रपति के चुनाव में केवल निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं, जो निर्वाचित होके गए हैं, ठीक है ना, जो इलेक्टेड हैं, जो चुन करके गए हैं, वही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं, हिस्सा ले सकते हैं। वहीं विधान परिषद के सदस्य और संसद के जो मनोनीत सदस्य हैं, जो नॉमिनेटेड सदस्य हैं, वो इसमें वोट नहीं दे सकते हैं। क्लियर है? ध्यान रखिएगा, आप लोग इन बातों को ध्यान रखेंगे। अच्छा, कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं, उन्हें भी आप जान लीजिए कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के सभी सदस्य, चाहे वो निर्वाचित हों और मनोनीत हों, वो भाग लेते हैं, लेकिन विधानसभा सदस्य नहीं भाग लेते हैं। बात एकदम क्लियर है। अभी आपने समझा, फिर से एक बार समझिए। देखिए बहुत टेक्निकल है, यही क्वेश्चन गड़बड़ हो जाता है, यही हम ऑप्शन गलत टिक कर जाते हैं साथियों। देखिए राष्ट्रपति के चुनाव में केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, जो चुने गए हैं। बात समझ में आ रहा है? जो वोटिंग के माध्यम से गए हैं, जिनको जनता ने चुन के भेजा है। बात समझ में आ रहा है ना? राष्ट्रपति के चुनाव में केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, विधान परिषद के सदस्य और संसद के मनोनीत सदस्य इसमें वोट नहीं देते हैं, वो भाग नहीं लेते हैं। लेकिन
वहीं अगर उपराष्ट्रपति के चुनाव की बात हो साथियों, तो संसद के सभी सदस्य, चाहे वो निर्वाचित हैं चाहे वो मनोनीत हैं, भाग लेते हैं, लेकिन विधानसभा के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। किसमें? उपराष्ट्रपति के चुनाव में। राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया अनुच्छेद 54 और अनुच्छेद 55 में दी गई है। जो आर्टिकल 54 है और जो आर्टिकल 55 है, इसमें आपके राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया दी गई है। बात क्लियर हुआ? सवाल पूछेगा कि राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया किस आर्टिकल यानी किस अनुच्छेद में दी गई है, तो साथियों आर्टिकल 54 और 55 में दी गई है। ये बहुत क्लियर है, ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। बाकी कोई आपका प्रश्न हो, कोई डाउट हो, कोई बात हो, तो आप कमेंट करके बिना किसी संदेह के पूछ सकते हैं या बता सकते हैं। हो सकता है पढ़ाते वक्त मेरा बहुत प्रयास रहता है कि कुछ मिस्टेक ना हो, लेकिन फिर भी मानवीय भूल बस अगर कुछ हो जाता है तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट करके। ऐसा कुछ भी मत सोचिए कि हम क्या सोचेंगे, आप बिल्कुल कमेंट करके, हम आपके भाई हैं, बिल्कुल आप बता सकते हैं, ठीक है ना। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न है, प्रश्न पढ़िए पहले फिर ऑप्शन पे चलते हैं। प्रश्न है कि भूमध्य सागरीय जलवायु की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? जो भूमध्य सागरीय जलवायु है उसकी सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? अब ऑप्शन 1 कह रहा है कि साल भर भारी वर्षा, ठीक है। ऑप्शन बी कह रहा है कि गर्मियों में वर्षा और सर्दियों में सूखा। वहीं साथियों ऑप्शन सी कह रहा है कि शुष्क ग्रीष्म काल और शीतकाल में वर्षा। ऑप्शन डी कह रहा है अत्यधिक ठंड और बर्फबारी। तो कैसी जलवायु है आपको बताना है, कहाँ की? तो भूमध्य सागर की। भूमध्य सागरीय जलवायु की क्या विशेषता है बताना है। तो साथियों जब आप इसको पढ़ेंगे तो सही विकल्प ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाता है, यानी शुष्क ग्रीष्म काल और शीतकाल में वर्षा इस जलवायु की प्रमुख विशेषता है। यह दुनिया की सबसे अनोखी जलवायु है क्योंकि यहाँ वर्षा सर्दियों में होती है, जबकि गर्मियों का मौसम गर्म और सूखा रहता है। यह क्षेत्र फलों के उत्पादन, खास करके साथियों अंगूर, नींबू और संतरा जैसे खट्टे फलों के लिए प्रसिद्ध है। बात समझ में आ रहा है? कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट है उसे भी जान लीजिए साथियों। इसे हम विश्व का फलोद्यान कहते हैं। क्या कहते हैं? फलों का उद्यान कहते हैं। बात क्लियर है ना। कैलिफोर्निया और इटली के प्रमुख उदाहरण, यानी कैलिफोर्निया और इटली इसके प्रमुख उदाहरण हैं, ठीक है ना। किसके उदाहरण है साथियों? तो यह भूमध्य सागरीय जलवायु के, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, बहुत बेहतरीन प्रश्न है। कह रहा है कि भैया कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना लॉर्ड कर्जन के शासनकाल से संबंधित है? भाई दिया गया है कथन आपके सामने, और अब आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी घटना ऐसी है जो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल से संबंधित है। कथन एक है बंगाल का विभाजन 1905। कथन दूसरा है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904। तीसरा कथन है भारतीय पुरातत्व विभाग यानी ASI की स्थापना, ठीक है। अब आपसे कह रहा है कि भैया ए विकल्प क्या केवल एक सही है, विकल्प बी कह रहा है कि केवल 1 और 2 सही है, विकल्प सी कह रहा है कि केवल 1 और 3 सही है, और विकल्प डी कह रहा है मेरे भाई कि सभी सही है, ठीक है ना। अब बताइए, देखिए मेरे भाई सही कथन है वो है विकल्प डी, यानी पहला, दूसरा और तीसरा हमारा सभी कथन सही है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि लॉर्ड कर्जन के शासनकाल के ही समय बंगाल का विभाजन 1905 में होता है। ये भी बात बिल्कुल ठीक है कि लॉर्ड कर्जन के ही शासनकाल में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 आया। और ये भी बात बिल्कुल ठीक है कि ASI यानी भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में ही है। इस तरह से साथियों सभी कथन आपके सही हैं। देखिए ध्यान से समझिए,
अगर हम बात करें लॉर्ड कर्जन का, तो लॉर्ड कर्जन का जो कार्यकाल है साथियों 1899 से लेकर के 1905 के बीच का है। ठीक है ना। सुधारों और विवादों दोनों के लिए इन्हें जाना जाता है। उसने फूट डालो और राज करो की नीति के तहत बंगाल का विभाजन किया। साथियों, शिक्षा में सुधार के लिए विश्वविद्यालय अधिनियम लाया और पुरानी इमारतों के संरक्षण के लिए एएसआई को मजबूत किया। बात क्लियर हो रहा है ना। साथियों, कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट है, उसे जान लीजिए। बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। ठीक है ना। बंगाल विभाजन के विरोध में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? तो स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था साथियों। कर्जन की तुलना गोपाल कृष्ण गोखले ने औरंगजेब से की थी। ठीक है ना। कर्जन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने। ये बात आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न मौलिक अधिकार से संबंधित है साथियों। प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न ये कह रहा है कि मौलिक अधिकारों के निलंबन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन बताना है। कथन है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान सभी मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं। अनुच्छेद 20 और 21 को किसी भी स्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता। विकल्प सी कह रहा है साथियों कि राष्ट्रपति संसद की अनुमति के बिना अधिकारों को निलंबित नहीं कर सकता, यानी राष्ट्रपति संसद की अनुमति के बिना अधिकारों को निलंबित नहीं कर सकता। और डी कह रहा है केवल सुप्रीम कोर्ट ही अधिकारों को निलंबित करने की शक्ति रखता है। अब आप बताइए कि कौन सा कथन आपका सही है। मौलिक अधिकारों के निलंबन के संदर्भ में साथियों सत्य कथन आपको बताना है। देखिए मेरे भाई, इसका जो सही विकल्प है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, यानी अनुच्छेद 20 और 21 को किसी भी स्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता। बात समझ में आ रहा है ना। देखिए है क्या साथियों, 44वें संविधान संशोधन 1978 में होता है और इसके द्वारा यह व्यवस्था की गई कि राष्ट्रीय आपातकाल, जो कि अनुच्छेद 352 में इसका जिक्र है, राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352 के दौरान सभी अनुच्छेद, ठीक है ना, इसके दौरान भी देखिए है क्या, ध्यान से समझिए। देखिए राष्ट्रीय आपातकाल जिसका जिक्र अनुच्छेद 352 में किया गया, ठीक है ना, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी जो आर्टिकल 20 है, यानी आर्टिकल 20 है, अनुच्छेद 20 है, जिसमें क्या कहा गया है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। और जो आर्टिकल 21 है, यानी अनुच्छेद जो 21 है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार जिसमें दिया गया है साथियों, ये राष्ट्रीय आपातकाल लगने के दौरान भी इसको छीना नहीं जा सकता, इसको निलंबित नहीं किया जा सकता। बात क्लियर हो रहा है। यानी अगर आपके यहाँ राष्ट्रीय आपातकाल भी लगता है अनुच्छेद 352 का इस्तेमाल करके, तब भी आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 इसको निलंबित नहीं किया जा सकता। बात क्लियर हो रहा है ना, कोई दिक्कत? चलिए देखिए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है उसको भी जान लीजिए। बात करें साथियों आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन जर्मनी के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 19 आपातकाल लगते ही स्वतः निलंबित हो जाता है यदि आपातकाल बाहरी आक्रमण के आधार पर हो। बात क्लियर हो रहा है ना। चलिए अगला प्रश्न है, बहुत बेहतरीन प्रश्न है। पहले प्रश्न हम देखेंगे फिर इनके विकल्पों को समझेंगे। प्रश्न यह है कि नीति आयोग और पुराने योजना आयोग के बीच मुख्य वैचारिक अंतर क्या है? नीति आयोग और योजना आयोग दोनों के बीच मुख्य वैचारिक अंतर क्या है? अब विकल्प की तरफ हम बढ़ते हैं साथियों। विकल्प है, ए कह रहा है कि नीति आयोग एक संवैधानिक निकाय है। बी कह रहा है कि नीति आयोग बॉटम अप दृष्टिकोण अपनाता है। ठीक है ना। विकल्प सी कह रहा है साथियों कि नीति आयोग के पास राज्यों को धन आवंटित करने की शक्ति है। और विकल्प डी कह रहा है कि योजना आयोग में मुख्यमंत्री शामिल होते हैं। साथियों विकल्प पढ़ने के बाद हमें लगता है कि विकल्प बी सही है। इसका क्यों सही है? नीति आयोग बॉटम अप दृष्टिकोण को अपनाता है। साथियों ध्यान से समझिए, बात करें अगर नीति आयोग की, तो योजना आयोग ऊपर से नीचे, ठीक है ना,
कार्य करता है। साथियों, योजना आयोग जो है ना, ऊपर से नीचे के क्रम में कार्य करता है, यानी केंद्र योजनाएं बनाता था और राज्यों को थोप देता था, ठीक है ना। अब नीति आयोग सहकारी संघवाद पर आधारित है, जहां राज्यों के सुझावों के आधार पर यानी बॉटम ऑफ योजनाएं तैयार की जाती हैं। बात क्लियर हो रहा है ना। पहले क्या था कि केंद्र योजना बनाता था, राज्यों पे थोप दी जाती थी, लेकिन जो नीति आयोग, ठीक है ना, नीति आयोग सहकारी संघवाद पर आधारित है, जहां राज्यों के सुझाव के आधार पर इन्हें योजनाएं तैयार की जाती है। ध्यान से समझिए साथियों, नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। नीति आयोग के अध्यक्ष हमेशा से प्रधानमंत्री होते हैं। साथियों, नीति आयोग, जिसे पहले योजना आयोग के नाम से जाना जाता था, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और प्रश्न है बहुत खूबसूरत प्रश्न है, ध्यान से समझिए। पूछा जाता है प्रश्न, कह रहा है सूची 1 जो बौद्ध संगति है और सूची 2 में स्थान है, अब कौन सी बौद्ध संगति किस स्थान पे हुई है, इसी को बस सुमेलित कर दीजिए। यही प्रश्न है, बेहद खूबसूरत प्रश्न है, और आपको बताना है प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, बताइए। साथियों देखिए प्रश्न, अब इसके विकल्प पे आइए। ABCD कौन से कथन सही हैं आपको बताना है। मेरे भाई, जब आप इसको देखेंगे, मिलाएंगे, तो आप पाएंगे कि प्रथम जो बौद्ध संगति हुई थी साथियों, राजगृह में हुई थी। कहाँ हुई थी मेरे भाई? राजगृह में हुई थी। वहीं बात करें द्वितीय बौद्ध संगति की, तो मेरे भाई वो वैशाली में हुई थी। ध्यान रखेंगे, द्वितीय कहाँ हुई थी? वैशाली में। वहीं अगर हम बात करें तृतीय बौद्ध संगति की, तो मेरे भाई वह पाटलिपुत्र में हुई थी। और चतुर्थ बौद्ध संगति जो कुंडलवन, जो कि कश्मीर में है, वहाँ हुई थी। तो मेरे भाई इस तरह से आप देखेंगे तो विकल्प पे बिल्कुल आपका ठीक हो जाता है। ध्यान रखिएगा, प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण है। देखिए, बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनके उपदेशों को संकलित करने के लिए 4 मुख्य सभाएं होती हैं, जिसे संगति कहा गया, ठीक है ना। पहली जो सभा होती है साथियों, वो राजगृह में होती है, अजातशत्रु, यानी साथियों पहली जो बौद्ध संगति हुई वो राजगृह में होती है, अजातशत्रु के शासनकाल के समय। द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में होती है, कालाशोक के शासनकाल के समय। वहीं तृतीय जो बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में होती है, अशोक के शासनकाल के दौरान। और वहीं चौथी कुंडलवन जो कश्मीर में है, वहाँ कनिष्क के शासनकाल में होती है। साथियों, तो बहुत बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको ध्यान से समझिए और ध्यान रखिएगा। साथियों, अगर हम बात करें चतुर्थ संगति की, तो इसमें बौद्ध धर्म हीनयान और महायान 2 संप्रदायों में बंट गया था। साथियों, सवाल पूछा जाएगा कि किस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में बंट गया, तो वह है चतुर्थ बौद्ध संगति। अभी आपने पढ़ा चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ हुई थी मेरे भाई, बताइए। अगर आपने पढ़ा और आपको याद है तो कमेंट करके बताइए। अभी करिए कमेंट, लिखिए, तुरंत लिखिए और बताइए, ठीक है। अच्छा, प्रथम संगति, इसमें सूत पिटक और विनय पिटक का संकलन हुआ, ठीक है ना। बौद्ध धर्म के 2 ग्रंथ हैं, सूत पिटक और विनय पिटक, ये आपको ध्यान रखना है। साथियों, कई बार महात्मा बुद्ध से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं, जो बहुत कॉमन प्रश्न है और आपको जानना जरूरी भी है। पहला, बुद्ध के घर से निकलने की यानी गृह त्याग को महाविनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। महाविनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है बुद्ध के घर त्यागने को। बुद्ध के प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है, और बुद्ध के शरीर को त्यागने को महापरिनिर्वाण के नाम से बौद्ध धर्मों में जाना गया है। तो ये भी बात आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश से संबंधित प्रश्न है, और प्रश्न पूछा गया आपसे कि साथियों उत्तर प्रदेश की जो मृदा है उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भाबर क्षेत्र में कंकड़ पत्थर वाली मोटी मृदा पाई जाती है। जो भाबर क्षेत्र होता है उसमें कंकड़ पत्थर वाली मोटी मृदा मिट्टी पाई जाती है।
दूसरा कह रहा है कि तराई क्षेत्र में महीन अवसादों वाली उपजाऊ और नम मृदा मिलती है। कथन तीसरा कह रहा है मेरे भाई कि गंगा यमुना के मैदान में मुख्य रूप से जलोढ़ मृदा पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अब आपको बताना है, विकल्प ए कह रहा है कि केवल एक और दो सही है। विकल्प बी कह रहा है मेरे भाई कि केवल 2 और 3 सही है। विकल्प सी कह रहा है कि केवल 1 और 3 सही है। लेकिन विकल्प डी कह रहा है मेरे भाई 1, 2, 3 सभी सही है। बताइए कौन सा सही है उत्तर प्रदेश मृदा के संबंध में? तो साथियों विकल्प डी सही है मेरे भाई। पहला, दूसरा और तीसरा सभी कथन सही है। देखिए ध्यान से समझिए, हिमालय के नीचे का जो कंकड़ पत्थर वाला भाग है वो भांवर कहलाता है। इसके ठीक नीचे वाला दलदली और उपजाऊ भाग तराई है, जो गन्ने और धान के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश का अधिकांश हिस्सा जलोढ़ मिट्टी से ढका है मेरे भाई, ये भी आपको ध्यान रखना है। आइए कुछ महत्वपूर्ण बात जान लेते हैं। साथियों बांगर की अगर हम बात करें तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं, जहां बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता उसे बांगर कहते हैं। खादर कहते हैं मेरे भाई, नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं। यह अत्यधिक उपजाऊ होती है, ठीक है ना। और दियर क्षेत्र वो होता है जहाँ पे बाढ़ की संभावना हमेशा बनी रहती है। बात समझ में आ रहा है? तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, आपको ये भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है संसदीय समिति के संदर्भ में, और मेरे भाई प्रश्न ये कह रहा है कि संसदीय समितियों के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। एग्जाम में ध्यान रखिएगा, उसको अंडरलाइन कर लीजिए जहां असत्य पूछा जाए, क्योंकि आप तो दनादन क्वेश्चन पढ़ते हैं बिना समझे और फट से सत्य कथन को टिक कर देते हैं और आप गिन लेते हैं कि अरे मेरा एक क्वेश्चन सही है। नहीं मेरे भाई, असत्य जहां लिखा हो ना वहां पे अंडरलाइन करिए, हाईलाइट कर लीजिए कि आपको दिखे कि गलत हमको बताना है, सही नहीं बताना है। तो अब पहला विकल्प ये है कि प्राक्कलन समिति संसद की सबसे बड़ी समिति है। विकल्प बी कह रहा है कि प्राक्कलन समिति में सभी 30 सदस्य केवल लोकसभा के होते हैं। और विकल्प सी कह रहा है कि लोक लेखा समिति यानी जो पीएससी है उसका अध्यक्ष हमेशा सत्ता पक्ष का होता है। और विकल्प डी कह रहा है मेरे भाई कि कोई भी मंत्री इन समितियों का सदस्य नहीं बन सकता। अब आपको बताना है कि कौन विकल्प सही है, सॉरी कौन सा विकल्प सही चुनना है, लेकिन आपको गलत बताना है कि इन 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प गलत है, और जो गलत होगा इस प्रश्न का सही जवाब वही होगा। तो मेरे भाई विकल्प सी गलत है, यानी लोक लेखा समिति जो पीएससी है उसका अध्यक्ष हमेशा सत्ता पक्ष का होता है, ये बात बिल्कुल गलत है। इसीलिए हमारे प्रश्न का सही जवाब यही है, ऑप्शन नंबर सी। देखिए मेरे भाई, लोक लेखा समिति यानी पब्लिक अकाउंट्स जो कमेटी है उसका मुख्य कार्य सीएजी की रिपोर्ट की जांच करना है, ठीक है ना। किसकी रिपोर्ट की जांच करना? लोक लेखा समिति का मुख्य कार्य क्या है? तो सीएजी के रिपोर्ट की जांच करना है। साथियों ध्यान रखिएगा, 1967 से यह परंपरा है कि इस समिति का अध्यक्ष हमेशा विपक्ष का कोई सदस्य ही होता है, न कि सत्ता पक्ष का। बात समझ में आ रहा है मेरे भाई? कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है उसको भी आप जान लीजिए लोक लेखा समिति से संबंधित। साथियों लोक लेखा समिति इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं, 22 मेंबर होते हैं मेरे भाई, जिसमें 15 लोकसभा प्लस 7 राज्यसभा से, इस तरह से कुल 22 मेंबर होते हैं लोक लेखा समिति में। बात क्लियर हो रहा है? लोक लेखा समिति की अगर हम बात कर रहे हैं तो मेरे भाई लोक लेखा समिति में 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से मेंबर होते हैं। और इन समितियों का जो कार्यकाल होता है, समय सीमा होता है, सामान्यतः यह 1 वर्ष के लिए होता है। कितने वर्ष के लिए? 1 वर्ष के लिए। तो ये भी बात आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न जैन धर्म से है संबंधित और आपसे पूछा जा रहा है मेरे भाई कि जैन धर्म में त्रिरत्न
में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? बताइए। बताइए, जो जैन धर्म है उसमें त्रिरत्न है और उसमें निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? क्या सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सम्यक वाणी? तो मेरे भाई, अच्छा, आपको बताना है, 4 ऑप्शन है कि कौन सा विकल्प इसमें सही नहीं है त्रिरत्न से संबंधित। तो मेरे भाई, सम्यक दर्शन भी है, ठीक है ना, सम्यक ज्ञान भी है और सम्यक आचरण भी है। तो है क्या नहीं? तो मेरे भाई, सम्यक वाणी नहीं है, विकल्प डी सही हो जाता है। राइट स्पीच की बात नहीं की गई है, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। देखिए, जैन धर्म के अनुसार मोक्ष प्राप्ति के 3 रत्न आवश्यक हैं। सही विश्वास, ठीक है ना, जिसे दर्शन कहा गया है, सही जानकारी जिसे ज्ञान कहा गया है, और सही व्यवहार जिसे चरित्र या आचरण कहा गया है। सम्यक वाणी गौतम बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का हिस्सा है, न कि जैन धर्म के। तो मेरे भाई, ये ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण फैक्ट इससे संबंधित है वो भी जान लीजिए। क्या है? तो मेरे भाई, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे और महावीर स्वामी ने त्रिरत्न के साथ पंच महाव्रत पे भी जोर दिया। और पंच महाव्रत उनके कौन कौन से हैं? तो सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। ये जो है उनके 5 महाव्रत हैं। किसके? महावीर स्वामी के। उन्होंने कहा सत्य का पालन करिए, अहिंसा रखिए, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ये 5 महाव्रत हैं जो महावीर स्वामी ने कहा है। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है मेरे भाई। अगला प्रश्न आपके सामने है और प्रश्न ये कह रहा है कि विकल्प सूची ए दिया गया है जिसमें क्या है? स्थानीय पवन है, और सूची दूसरा जो दिया गया है उसकी विशेषता है। अब आपको बताना है कि किस पवन की क्या विशेषता है। एक तरफ चिनूक है, दूसरे तरफ हिमभक्षणी है, हरमट्टन है, सिरोको है, मिस्ट्रल है, एक तरफ डॉक्टर पवन है, रक्त वर्षा है, ठंडी पवन है। बताइए मेरे भाई, सही विकल्प का चयन करिए। 4 विकल्प आपके सामने है, ए बी सी डी। कौन सा किससे मिलेगा आपको बताना है। 4 विकल्प आपके सामने है, देख लीजिए। देखिए मेरे भाई, इसका जो सही विकल्प, सही मिलान जो होगा ना, वो होगा आपका चिनूक का संबंध हिम भक्षणी से हो जाएगा, ठीक है ना। चिनूक का संबंध हिम भक्षणी, चिनूक की विशेषता है हिम भक्षणी। हरमट्टन की विशेषता है साथियों, वह है डॉक्टर पवन, ठीक है ना। सिरोको जो है वो रक्त वर्षा है, और मिस्ट्रल जो है साथियों ठंडी पवन है जो फ्रांस की है। मेरे भाई, आइए कुछ इससे संबंधित महत्वपूर्ण बातें हैं, इनको भी जान लेते हैं। जो चिनूक है वो रॉकी पर्वत की बर्फ पिघलाकर चारागाहों को खोल देती है, ठीक है ना। चिनूक रॉकी पर्वत की बर्फ को पिघलाकर चारागाहों को खोल देती है। और जो हरमट्टन है वो अफ्रीका के गिनी तट पर स्वास्थ्यवर्धक प्रभाव डालती है। वहीं सिरोको है सहारा से धूल लेकर इटली पहुंचाती है, और वर्षा के साथ लाल मिट्टी गिरती है जिसे ब्लड रेन कहते हैं, यानी रक्त वर्षा कहते हैं साथियों। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है वो भी आप जान लीजिए। वो है, लू जो है उत्तर प्रदेश में गर्मियों में चलने वाली गर्म और शुष्क पवन है। ध्यान रखिए, लू क्या है? उत्तर भारत में गर्मियों में चलने वाली एक गर्म और शुष्क सूखी हवा है। वहीं बात करें नॉर्वेस्टर की, तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा, नॉर्वेस्टर न्यूजीलैंड में चलने वाली गर्म पवन है जिसे नॉर्वेस्टर कहा गया है, न्यूजीलैंड में चलने वाली गर्म पवन। तो ये रहे आज के वो आपके महत्वपूर्ण प्रश्न जिनके यूपी टेट 2026 पेपर 2 एसएसटी में पूछे जाने की संभावना है। साथियों, मेरा प्रयास आपको कैसा लग रहा है, ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये क्लास आपको कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाकी चैनल पे नए विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, मिलते हैं अगले क्लास में साथियों, तब तक के लिए जय हिंद।